आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के इतिहास से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसको देखेंगे, समझेंगे और उसको अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको एनसीईआरटी बुक में शुरू से लेकर अंतिम तक जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है एनसीईआरटी बुक में उसको याद करने का प्रयास करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोर्ड में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह मुख्य रूप से एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हो तो यकीन कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए कि आपको तो बोर्ड में एक अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली एवं जर्मनी आते हैं। तो समझ गए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी कि बुर्बो वंश के द्वारा वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी फ्रांस के द्वारा। तो समझ गए। अगला देखिए क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, यानी कार्बोनरी, यानी कि कार्बोनरी का संबंध मेजनी के संगठन से था। तो समझ गए, तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी कि ऑस्ट्रिया। तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया जो था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी कि प्रधानमंत्री। तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर सही। तो क्या हो जाएगा? घ नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर। अगला देखिए, तो कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने, यानी कि ग ऑप्शन नंबर सही हो गया, बिस्मार्क। अगला देखिए, तो कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर। तो क्या हो जाएगा? घ नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, यानी कि यूनान। यूनान जो है यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, यानी कि तुर्की। तुर्की के साथ एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। तो समझ गए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क नंबर, तुर्की। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर घ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। तो क्या हो जाएगा? क नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस एक टॉल्स्टॉय की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। तो क्या हो जाएगा? ख नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्राउटस्की ने किया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि लैलिन की मृत्यु कब हुई? तो लैलिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ नंबर।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? घ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कॉलोन कहे जाते थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। तो क्या होगा? स। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानु कंबोडिया के शासक थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर द हो गया, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फॉन बॉई चाओ ने लिखा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब। तो क्या हो गया? ब। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता कहलाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम का युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो वह दार्शनिक था रसेल, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अ। रसेल ने ही अमेरिका को वियतनाम का युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो समझ। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति था निक्सन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब सही। तो अभी परसा। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही। तो क्या हो जाएगा? ग नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही। तो क्या हो जाएगा? क नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, यानी कि सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी कि 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरुआत हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, यानी कि 1929 ईस्वी में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने की थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख। क्या हो गया? ख। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, यानी कि बारदोली। तो क्या हो जाएगा? बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही। तो क्या हो गया? क नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि
सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। तो अभी वर्षा हो रहा है और वर्षा होने के कारण से आपको आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड में एक अच्छा अंक प्राप्त हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो क्वेश्चंस बैंक उठा के देख लीजिए ना, तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि ये सारे क्वेश्चंस कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वर्षा को अनदेखा करते हुए आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखिए और इन्हें बार बार देखने का प्रयास कीजिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को, तो आपको बोर्ड में अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था 1814 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए आप लोग 1814 ईस्वी में ऑप्शन में टिक मारिएगा। तो समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की, तो समझ गए? क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ख हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना सन 1910 ईस्वी में हुई, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही। तो क्या हो गया? क नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी कि 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, तो समझ गए? तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ 1881 ईस्वी में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग। क्या हो गया? ग। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील प्रवृत्ति की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो समझ गए? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का एक प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यानी कि संपत्ति। तो क्या हो गया? पहला, संपत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, यानी कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, तो समझ गए? क्या हो जाएगा? सेकंड। देखिए, तो कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि तो क्या हो जाएगा? शहरीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुंच गई। तो यहाँ पर ऑप्शन 40 लाख तो नहीं देख रहे हो, लेकिन जब यह प्रश्न आपके बोर्ड में आएगा तो वहाँ पे आप लोग 40 लाख मारिएगा, ठीक? तो समझ गए इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन 1870 ईस्वी में लागू हुई, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि 1870। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि मध्यम वर्ग। तो क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग जो है ना, एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा एक श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहला।
अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, यानी कि अलेक्जेंड्रिया जो है ना, पहला विश्व बाजार के रूप में पहला शहर उभर कर आया। तो समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर, ऑप्शन सही। तो क्या हो जाएगा, ख। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ। तो विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल के 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग हो गया सही। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी कि फांसीवादी नाजीवादी शासन, नंबर ग हो गया। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर। तो क्या हो जाएगा, क नंबर, ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख। क्या होगा, ख। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो वह पत्र है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो ने 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, तो क्या हो जाएगा, क। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था कैक्सटन, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, यानी कि मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई चीन में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ग, यानी कि चीन में सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग हो गया। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, यानी कि यूरोपीय संघ का। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, कंफर्म है। अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हो तो विश्वास कीजिए कि आपको बोर्ड में एक अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, और कंफर्म है कि आपको एक अच्छा अंक आएगा ही। तो इसलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार या 3 बार
इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इन वीडियो में यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत आपने कुछ नया सीखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिए ताकि हम कभी भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।